हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RMPSU। कैसे हैं आप सब। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है जूलॉजी के फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट। जो जूलॉजी के फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी चैनल पे पड़ा हुआ होगा, आप अगर चाहते हैं तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जूलॉजी फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट। ये जूलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट है ये थोड़ी बड़ी थी, तो इसीलिए इसके दो पार्ट हैं। आगे से मैं कोशिश करूंगी जितने भी यूनिट्स हैं सबका सिर्फ एक एक ही पार्ट हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक यूकैरियोटिक फ्लैजिलम जो होता है ये किससे कवर्ड होता है। जैसे माइक्रोब्स जो होते हैं यहाँ पे फ्लैजिला अटैच्ड होता है इनके, तो इसी फ्लैजिला के बारे में बात हो रही है कि ये किससे कवर रहता है। तो ये जो फ्लैजिला होता है ना, ये जो सेल होती है ये सेल से ही निकला हुआ होता है, इसीलिए ये सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। और सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम होता है प्लाज्मा लेमा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब प्लाज्मा लेमा शीथ। यहाँ पर ऐसे करके भी आ सकता है ऑप्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन शीथ, तो कंफ्यूज मत होइएगा, प्लाज्मा लेमा हो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, बात तो एक ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन लिक्विड मटेरियल बाय इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन इज नोन एज। ठीक है, जब भी कोई भी सेल है और इसके पास में कोई एक लिक्विड मटेरियल आ गया, जैसे अगर मैं इसको लिक्विड बनाऊं तो दूसरे कलर से बना लेते हैं ताकि आपको समझ आए। ये अगर कोई लिक्विड मॉलिक्यूल है और ये वाला जो सेल है ये इस लिक्विड मॉलिक्यूल को अपने अंदर लेना चाहता है, तो ये कैसे ले रहा है, पहले ये वाला जो हमारे पास में सेल है पहले ये ऐसे थोड़ा सा मुड़ जाएगा। इस मुड़ने को ही हम क्या बोल रहे हैं, इस मुड़ने को ही हम बोलते हैं इनफोल्डिंग। ठीक है, अब ये वाला जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल था ये कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब इसको थोड़ी देर बाद हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, ये जो सेल था इसके अंदर ही चला गया ये जो हमारा वाटर का मॉलिक्यूल था, ठीक है, या लिक्विड का मॉलिक्यूल था। तो ये वाला जो पूरा प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, अगर तो ये लिक्विड मटेरियल है, लिक्विड मटेरियल है, ठीक है, लिक्विड का मतलब क्या हो गया, पानी हो गया, ऐसे करके याद रखिएगा, लिक्विड का मतलब पानी। तो अगर कोई भी लिक्विड मटेरियल है या पानी है तो उसका मतलब होता है पिनोसाइटोसिस। ठीक है, पानी मतलब पिनोसाइटोसिस, ये याद रखिएगा। और अगर यहाँ पे लिक्विड मटेरियल की जगह सॉलिड मटेरियल दिया हुआ होता तो वहां पे हो जाता है फेगोसाइटोसिस। ठीक है, क्लियर करके रखना, ये लिक्विड का मतलब पानी समझना, पानी मतलब पिनोसाइटोसिस, और अगर कोई भी सॉलिड है उसका मतलब होता है फेगोसाइटोसिस। दोनों ही प्रोसेस, जैसे यहाँ पर अगर ये पानी है तो मतलब पिनोसाइटोसिस, और अगर यहाँ पर ये कोई भी सॉलिड चीज होती तो क्या हो जाता, फेगोसाइटोसिस हो जाता। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेकिंग इन ऑफ फूड पार्टिकल और फॉरेन पार्टिकल थ्रू सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। देखो अभी ही क्वेश्चन आ गया कि अगर हम कोई फूड पार्टिकल ले रहे हैं या कोई भी फॉरेन पार्टिकल ले रहे हैं, पार्टिकल आ गया, पार्टिकल कैसा होता है, सॉलिड होता है, और ये फूड भी कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है सॉलिड की। अगर कोई भी सॉलिड चीज है, अगर उसका मेम्ब्रेन में इनफोल्ड करके मेम्ब्रेन के अंदर जा रही है या सेल के अंदर जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइजन, जैसे कि साइनाइड जो होता है, ये जो साइनाइड है ये सोडियम के इफ्लक्स को बंद कर देता है। इनहिबिट का मतलब क्या होता है, बंद करना, तो ये सोडियम के इफ्लक्स को बंद कर देता है और पोटेशियम के इनफ्लक्स को बंद कर देता है। देखो मतलब क्या हुआ इसका, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है और इस सेल मेम्ब्रेन में से सोडियम निकलते हैं बाहर और पोटेशियम आते हैं अंदर। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सोडियम इफ्लक्स, तो इफ्लक्स का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, और पोटेशियम का इनफ्लक्स होता है, इनफ्लक्स का मतलब क्या होता है, अंदर आना। इनका मतलब अंदर आना होता है ना, ऐसे बोलते हैं ना, मे आई कम इन, इन मतलब अंदर, तो अगर अंदर आ रही है उसका मतलब होता है इनफ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेशियम का अगर इनफ्लक्स हो रहा है और सोडियम का इफ्लक्स हो रहा है, वो इनहिबिट हो जाता है। किसकी वजह से हो जाता है इनहिबिट, साइनाइड की वजह से इनहिबिट हो जाता है। ठीक है, तो साइनाइड की वजह से अगर ये इनहिबिट हो गया है तो हम क्या करके, ये जो इनहिबिट हो गया है या ये जो बंद हो गया है इसको हम कैसे चालू कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो ये जो सोडियम और पोटेशियम दोनों ही चीजें हैं, इनको एनर्जी किस चीज से मिलती है, यहाँ अंदर और बाहर जाने की, इसको एनर्जी मिलती है एटीपी से। तो अगर हम एटीपी दे दें उस पेशेंट को खूब सारा, तो ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि जो सोडियम और पोटेशियम है उसको बाहर और अंदर जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो ताकत चाहिए, वो किससे मिलती है, एटीपी से मिलती है। तो हम क्या करेंगे, अगर साइनाइड उस पर्सन ने ले भी लिया है गलती से, तो हम क्या करेंगे, उसके जहर को कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम पेशेंट को एटीपी दे देंगे, मरीज को एटीपी दे देंगे। जैसे ही एटीपी उसके अंदर जाएगा तो ये एटीपी से एनर्जी मिलेगी पोटेशियम को और सोडियम को, दोनों को, और जब इनको एनर्जी मिल गई, ताकत मिल गई, तो ये फिर से अपना काम स्टार्ट कर देंगे, मतलब पोटेशियम फिर से अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे और सोडियम फिर से बाहर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑलरेडी इसमें डार्क भी है, मैं इसको भूल गई हूँ करना, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा लेमा प्रिवेंट करता है एस्केप ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम 2। जो प्लाज्मा लेमा होता है वो प्रिवेंट करता है एस्केप सोडियम का और पोटेशियम का, मतलब सोडियम और पोटेशियम का जो आना जाना हो रहा है उसको प्रिवेंट करता है। क्यों करता है प्रिवेंट, ये इसलिए करता है प्रिवेंट ताकि जो सेल की अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचुरलिटी है वो मेंटेन रह सके। ठीक है, जो उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक तटस्थता है वो ऐसे ही बनी रहे, क्योंकि हर चीज़, जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब के अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट होती है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अवस्था होती है। अगर उस अवस्था से थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाती हैं चीज़ें तो सारा मामला बिगड़ जाता है। ठीक है, इसीलिए ये जो प्लाज्मा लेमा होता है, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वो इनके एस्केप को, जब थोड़ा बहुत तो चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं चाहिए, जब ज़्यादा हो रहा होता है तो जो प्लाज्मा लेमा होता है वो बंद कर देता है। और क्यों करता है बंद, इसलिए करता है ताकि जो सेल की इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचुरलिटी है या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक तटस्थता है वो ऐसे ही बनी रहे, खराब ना हो। अगर खराब हो गई तो सेल भी खराब हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन इनमें से कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन, सेकेंड ऑप्शन है गोल्गी अपरेटस की मेम्ब्रेन और थर्ड ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन होती है वो यूनिट मेम्ब्रेन होती है। तो देखो जितनी भी हैं सब यूनिट मेम्ब्रेन ही हैं, इसीलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अब आप ऐसे मत सोचने लगिएगा कि कल हमने पढ़ा था 3 लेयर होते हैं, पहले होता है प्रोटीन का, फिर होता है लिपिड का, फिर होता है प्रोटीन का, तो 3 लेयर हो गए और यहाँ पर हो रही है यूनिट मेम्ब्रेन की बात। तो देखो ये तीनों चीज़ जो है ना, ये तीनों चीज़ मिलकर एक सिंगल लेयर बनाती हैं। अगर आप सेल का पढ़ते भी होंगे तो सेल को ऐसे पढ़ते होंगे ना, ये सेल पढ़ लिया, इसके अंदर न्यूक्लियस बना दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दिए, गोल्गी अपरेटस बना दिया, लाइसोसोम बना दिया और जितनी भी चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, वो सारी की सारी चीज़ें। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर ये एक ही यूनिट बनाते हो ना आप, एक ही मेम्ब्रेन बनाते हो ना, इस एक मेम्ब्रेन के अंदर 3 मेम्ब्रेन होती हैं। ठीक है, तो ये इधर कंफ्यूज मत होना, ये चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करके रखना। ठीक है, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं ना तो उसमें 2 लेयर होती हैं। उसमें 2 लेयर कैसे होती हैं, जैसे आप जब उसका डायग्राम बनाते हो तो ऐसे करके बनाते हो ना डायग्राम। ठीक है, तो अब अगर आज आप इसमें देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में देखेंगे तो एक मेम्ब्रेन तो ये हो गई और एक मेम्ब्रेन ये हो गई। तो इसमें अलग अलग 2 मेम्ब्रेन होती हैं। इसमें भी जो मेम्ब्रेन है वो वैसे ही बनी होगी, ये वाली मेम्ब्रेन भी पहले प्रोटीन लिपिड और फिर प्रोटीन की बनी होगी और ये वाली मेम्ब्रेन भी प्रोटीन लिपिड प्रोटीन की बनी होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा मेम्ब्रेन एक ही होती है पर उसमें लेयर 3 होते हैं। तो ये यहाँ पे बात हो रही है मेम्ब्रेन कितनी होती हैं, तो मेम्ब्रेन एक ही होती है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें हैं सबके अंदर एक ही मेम्ब्रेन होती है। अगर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आता है तो उसमें 2 मेम्ब्रेन होती हैं, तो ये भी याद रखिएगा, हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोविलाई जो होते हैं वो होते हैं, क्या होते हैं माइक्रोविलाई। तो देखो माइक्रोविलाई पढ़ने के लिए अगर आपने आंत का स्ट्रक्चर पढ़ा है या आपने अगर इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आपको पता होगा जो माइक्रोविलाई होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे अगर हम सिंपल ये वाला स्ट्रक्चर बनाएं अपनी आंत का, जो हमारे आंत का अंदर का मेम्ब्रेन होता है उसका अगर हम ये स्ट्रक्चर बनाएं तो इसमें ना ऐसे करके ना फोल्ड्स बने होते हैं, ऐसे ऐसे फोल्ड्स बने होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे फोल्ड्स बने होते हैं और ये फोल्ड आपको दिख रहे होंगे, बाहर की तरफ फोल्ड बने हुए हैं। ठीक है, अंदर की तरफ नहीं है, इधर की तरफ नहीं है, बाहर की तरफ है। ऐसे ये वाली मेम्ब्रेन में भी ऐसे ऐसे फोल्ड बने होंगे, पूरी की पूरी इंटेस्टाइन में ये ऐसे बने रहते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, हम इन्हीं को ही क्या बोलते हैं, इन्हीं को ही हम बोलते हैं विलाई। ठीक है,
तो अब ये बोल रहे हैं कि जो विलाई होते हैं वो क्या होते हैं। अब यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि जो कोशिका झिल्ली के बहिर्वाह होते हैं या जो आउटफोल्ड होते हैं, आउटफोल्ड मतलब बाहर की तरफ वाले जो फोल्ड होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, उनको बोलते हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल इन्हीं को ही बोलते हैं, इसीलिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा एकदम करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो एंजाइम्स होते हैं वो सेल के आर पार ट्रांसपोर्ट करते हैं चीज़ें। जैसे अगर ये सेल है तो कुछ चीज़ों को बाहर निकालते हैं, कुछ चीज़ों को अंदर भी आने देते हैं। वो एंजाइम कौन से होते हैं? तो देखो एंजाइम क्या यहाँ पे इम्पार्ट कर रहे हैं सेल को, या क्या दे रहे हैं सेल को? दे रहे हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? आर पार जाना। ठीक है, तो इसका जो एंजाइम है ना वो इसी चीज से ही है, परमिएबिलिटी को दे रहे हैं, इसीलिए इसके एंजाइम का क्या नाम हो जाता है? परमिएज हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल मूवमेंट जो होता है मेम्ब्रेन ऑन्ड्यूलेशन के थ्रू वो कैसे होता है? तो देखो ऑन्ड्यूलेशन का अगर मीनिंग नहीं पता है तो वो मैं बता देती हूँ। जैसे सांप चलता है ना ऐसे वाले, इसमें जैसे सांप चलता है ऐसे लहराता हुआ, ठीक है, तो ये लहरें जो है ना इन्हीं को ही हम बोलते हैं ऑन्ड्यूलेशन। तो ये यही बोल रहे हैं कि सेल जब कोई मूव करती है, जैसे ये सेल है, अगर ये ऑन्ड्यूलेशन की तरह ऑन्ड्यूलेशन करके मूव कर रही है, मतलब दूर जा रही है, जैसे यहाँ से पहले पिचक जाएगी और फिर थोड़ी आगे बढ़ जाएगी ये, फिर मोटी हो जाएगी, फिर से पिचक जाएगी, तो ऐसे वाला जो होता है इसको बोलते हैं हम ऑन्ड्यूलेशन। ठीक है, तो ऑन्ड्यूलेशन के थ्रू अगर कोई भी सेल मूव कर रही है तो वो कौन सी सेल है या किस में होता है ये? तो ये होता है फाइब्रोब्लास्ट के अंदर। तो आप याद रखिएगा ये कि जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो ऑन्ड्यूलेशन के थ्रू मूवमेंट करते हैं या वो तरंगित कला के माध्यम से गति करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ड्यूरिंग सिम्पोर्ट ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड सोडियम मूव करते हैं। जब भी सिम्पोर्ट होता है, देखिए सिम्पोर्ट का मतलब क्या होता है? जैसे ये एक सेल है और इस सेल में दो चीज़ें अंदर की तरफ आ रही हैं या दोनों चीज़ें बाहर की तरफ जा रही हैं, मतलब सेम दिशा में अगर गति होती है या सेम दिशा में अगर जा रही होती हैं चीज़ें, उनको हम बोलते हैं सिम्पोर्ट। और सिम्पोर्ट का एक और नाम होता है जिसको हम को ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, अगर पेपर में को ट्रांसपोर्ट या सिम्पोर्ट हो रहा है, दोनों का एक ही मतलब है। सिम्पोर्ट का मतलब भी वही है, एक ही दिशा में मूव करना, को ट्रांसपोर्ट का मतलब भी वही है, एक ही दिशा में मूव करना। ठीक है, तो सिम्पोर्ट के थ्रू जब शुगर और अमाइनो एसिड दोनों के दोनों सिम्पोर्ट के थ्रू जा रहे होते हैं सेल के अंदर, तो सोडियम मूव होता है। ठीक है, तो सोडियम जो है वो कैसे मूव करता है? या तो ये जो शुगर और अमाइनो एसिड है, जैसे ये शुगर है, ये अमाइनो एसिड है, या तो ये अंदर जा रहे होंगे या शुगर और अमाइनो एसिड दोनों के दोनों ही बाहर जा रहे होंगे। तो इस कंडीशन में जो सोडियम होता है वो कहाँ पर मूव करता है? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर तो शुगर और अमाइनो एसिड अंदर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, अगर इनका बाहर है अमाउंट ज़्यादा और अंदर है अमाउंट कम, तो जो सोडियम है वो कैसे जाएगा? अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जहाँ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा या ज़्यादा सांद्रता होगी, वहाँ से ये कम सांद्रता की तरफ बढ़ता है या कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़ता है। तो जैसे देखो आपने यहाँ पे जाना कि जो शुगर और अमाइनो एसिड हैं उनका दोनों का ही अगर कॉन्सेंट्रेशन बाहर की तरफ ज़्यादा है, ठीक है, तो जो सोडियम है वो कहाँ से मूव करेगा? ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगा, मतलब सेल के अंदर जाएगा। वही चीज़ अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर ये दोनों चीज़ें बाहर की तरफ जा रही हैं, ठीक है, बाहर की तरफ जा रही हैं, मतलब शुगर और अमाइनो एसिड दोनों बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो सोचिए अगर सेल के अंदर इनका अमाउंट ज़्यादा है और बाहर की तरफ कम है, तो जो सोडियम है वो कहाँ पर मूव करेगा? ज़्यादा से कम की तरफ मूव करता है, तो ये फिर अंदर की तरफ से बाहर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ये होता है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब आप ऐसे याद रखो, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से या ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ, कम सांद्रता की तरफ,
ये याद रखिएगा, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलोंग इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है फॉस्फोलिपिड का, उसमें होती है। देखो सबसे पहले तो अगर आपको इसका मीनिंग पता है तो आपको इवन पूरा क्वेश्चन जानने की ज़रूरत तक नहीं है। अगर आपको हाइड्रोफोबिक का मीनिंग भी पता है तो भी। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, जो वाटर हेटिंग मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर हेटिंग मॉलिक्यूल होते हैं, या इनको बोलते हैं जल विरोधी मॉलिक्यूल, जल विरोधी अणु या जल विरोधी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये जल विरोधी हैं, तो मतलब जल के लिए तो इनमें कोई एफिनिटी होगी नहीं, जल के लिए तो आत्मीयता होगी ही नहीं। तो यहीं से ही आपको समझ आ जाएगा, आपको आगे वाली लाइन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है फॉस्फोलिपिड का, उसमें नॉन एफिनिटी होती है, मतलब उसमें गैर आत्मीयता होती है वाटर के लिए, मतलब ये जल विरोधी होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है क्रॉस द मेम्ब्रेन, वो इन्वॉल्व करता है। तो देखिए आपको अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना है तो जितने भी सेल मेम्ब्रेन होते हैं ना, उनमें अगर मैं और थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं इसको, तो जितने भी सेल मेम्ब्रेन होते हैं, सपोज करो ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन, और इस सेल मेम्ब्रेन में ना ये ऐसे बीच में ना इसमें होल्स भी होते हैं बहुत छोटे छोटे। यहाँ पे ये मान लीजिए ये हैं हमारे छोटे छोटे से होल। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होता है ना सेल के थ्रू, जैसे समझ लो ये हमारा मेम्ब्रेन है जो मैं अभी बता रही थी, सेल का भी मेम्ब्रेन मानेंगे तो ये दोनों साइड का मेम्ब्रेन मान लेते हैं। जैसे ये है अगर, तो एक साइड का हमने ये बना लिया, एक साइड का ये बना लिया। ठीक है, ये वाला ये है और ये वाला ये है, और ये बीच वाला पोर्शन जो है ये वाला है। ठीक है, समझिएगा अब अच्छे से। अब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ से कि अगर यहाँ से कोई भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो कैसे कैसे हो सकता है। मतलब सपोज करो अगर अंदर से चीज़ें बाहर की तरफ जा रही हैं, मतलब यहाँ से यहाँ की तरफ जा रही हैं, तो वो कैसे कैसे जा सकती हैं। यहाँ पे बेसिकली ना दो होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के जो मैकेनिज्म होते हैं, वो दो होते हैं। एक को हम बोलते हैं पैसिव डिफ्यूज़न या फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, या सिंपल याद रखिएगा डिफ्यूज़न, पैसिव डिफ्यूज़न। अगर पैसिव डिफ्यूज़न भी नहीं याद रहता है तो सिंपल डिफ्यूज़न तो आपको याद रहेगा ही, इसी को ही हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न भी बोलते हैं। और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, दूसरे को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये जो दोनों ट्रांसपोर्ट हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, तो देखिए जो पैसिव डिफ्यूज़न होता है ना, इसमें हमें कुछ भी नहीं चाहिए होता। जो भी यहाँ पे जैसे समझो हमारा खाना वाना आया, कुछ भी आया, तो या फिर सेल को अपने अंदर से कुछ बाहर निकालना है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये आसानी से ये जो मेम्ब्रेन है इसके थ्रू ही पार चली जाती हैं आसानी से, इनको कुछ भी नहीं चाहिए होता। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैसिव डिफ्यूज़न। लेकिन एक दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव डिफ्यूज़न। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स है ना, इनका या तो साइज़ बड़ा होता है या इनका नेचर बहुत ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होता है, तो ये आसानी से यहाँ से पार इधर आ नहीं सकते। और जब ये इधर नहीं आ सकते तो इनको ज़रूरत पड़ती है किसी ना किसी कैरियर प्रोटीन की, जो होती है हमारे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर। जैसे अगर मैं इसको डिफरेंट कलर से बनाऊँ तो ये जैसे सपोज करो यहाँ पर होती है, ये जो प्रोटीन होती है ये क्या करती है, इसको अपनी पीठ के ऊपर बिठाती है, जो भी मॉलिक्यूल है यहाँ पर इसको अपने ऊपर बिठाती है, और बिठाने के बाद में इसको छोड़ देती है यहाँ पर। जैसे देखो इसने अभी ये कहाँ पे छोड़ दिया, इधर छोड़ दिया, इसके बाद में ये फिर से इधर आ जाती है दूसरे मॉलिक्यूल को लेने। ठीक है, जैसे सपोज करो ये नदी है और नदी में नाव वाला इधर से एक व्यक्ति को लेता है और इधर छोड़ देता है, तो ये ऐसे काम करता है। अब आपको समझ आया कि यहाँ पर प्रोटीन यूज़ हो रही है, और अगर यहाँ पे प्रोटीन यूज़ हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटीन को एनर्जी भी तो चाहिए होगी। ठीक है, तो एनर्जी जो चाहिए होती है वो किससे मिलती है, एटीपी से मिलती है। ठीक है, तो अगर आप इतना सब कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इतना याद रखिएगा, जो पैसिव डिफ्यूजन होता है इसको कुछ नहीं चाहिए होता है, ना इसको एनर्जी चाहिए होती है, ना इसको प्रोटीन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसको दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, इसको प्रोटीन भी चाहिए होता है प्लस इसको एनर्जी भी चाहिए होती है, और एनर्जी का मतलब क्या होता है, एटीपी भी चाहिए होती है। तो इतनी चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात हो रही है, चलो पढ़ते हैं दोबारा। यहाँ पे ये बात हो रही है
जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के आर पार जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है उसको क्या चाहिए होता है या उसमें क्या होता है। फर्स्ट है प्रोडक्शन होता है एटीपी का, तो प्रोडक्शन थोड़ी होता है, यूज होता है, ठीक है, उत्पादन थोड़ी होता है एटीपी का, तो यूज होता है, यूज करते हैं, वो खत्म करते हैं एटीपी को। सेकेंड है प्रोडक्शन होता है टॉक्सिन का, कि क्या विष का उत्पादन होता है, नहीं, विष का उत्पादन भी नहीं होता है। सी ऑप्शन है रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, तो हाँ जी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की बिल्कुल, क्योंकि प्रोटीन लेके जाएगा ना, प्रोटीन अगर अपनी पीठ पे बिठा के ले जाएगा तो उसको एनर्जी तो चाहिए, ताकत तो चाहिए, तो रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। यहाँ पर एटीपी करके भी ऑप्शन आ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि रिक्वायरमेंट होती है या तो एनर्जी की या तो एटीपी की। डी ऑप्शन है रिलीज ऑफ एनर्जी की, रिलीज होती है यहाँ से एनर्जी, तो ये ऑप्शन भी गलत है, रिलीज थोड़ी होती है, यूज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन है द डिफरेंस बिटवीन परमिएबल एंड बल्क ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज रिलेटेड टू, कि जो डिफरेंस होता है परमिएबल में और बल्क ट्रांसपोर्ट में। बल्क ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ सेल से बाहर जा रही होती है या सेल के अंदर आ रही होती है ज़्यादा अमाउंट में, उसको बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। तो ये बोल रहे हैं कि इन दोनों में फ़र्क कहाँ पर होता है, ठीक है, इन दोनों में कहाँ पर फ़र्क होता है। तो देखिए कहाँ पर फ़र्क होता है, फ़र्क होता है सिर्फ वहाँ पर परमिएबिलिटी में और बल्क ट्रांसपोर्ट में। जो भी हमारे पास ड्रग मॉलिक्यूल है या जो भी हमारे पास कोई भी केमिकल मॉलिक्यूल है उसका साइज कितना है या उसका स्ट्रक्चर कितना है, इस कैसा है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है बस, ठीक है। अगर तो साइज छोटा होगा तो वो बल्क ट्रांसपोर्ट के थ्रू चला जाएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ सेल से बाहर आ जाएंगी या सेल के अंदर चली जाएंगी अगर उनका साइज छोटा हुआ तो, या उनका स्ट्रक्चर एकदम गोल हुआ तो। अगर तो ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो परमिएबिलिटी पर बेस्ड होती है, मतलब परमिएबिलिटी पर डिपेंड होती हैं, उसके थ्रू जाएंगी, ठीक है। तो समझ आ गया यहाँ पे, इसीलिए आप ध्यान में रखिएगा कि जो डिफरेंस होता है दोनों चीज़ों में वो बस वहाँ पर होता है कि जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो कैसा है या उसका साइज कितना है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है सेल रिकॉग्निशन जो होता है वो कैसे होता है। देखो सेल रिकॉग्निशन का मतलब क्या है, हमारी जो भी सेल होती हैं, जितनी भी सेल होती हैं, जब भी कोई भी मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के अंदर जाता है, जब भी कोई भी अणु या फॉरेन अणु, ठीक है, या बाहरी अणु हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो हमारी जो बॉडी है वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है ना। जैसे जितने भी वायरस वगैरह आते हैं अगर हमारी बॉडी के अंदर गए तो हमें फीवर आ जाता है, क्यों आ जाता है फीवर, क्यों आ जाता है बुखार, इसलिए आता है ताकि उस चीज़ को बाहर निकाला जा सके, उस वायरस को बाहर निकाला जा सके। तो हमारी बॉडी को पता कैसे चलता है या हमारे शरीर को पता कैसे चलता है कि हमारे अंदर कोई भी बाहर की चीज़ आ गई है या कोई भी बेकार चीज़ आ गई है, तो कैसे पता चलता है, सेल रिकॉग्निशन के थ्रू ही पता चलता है। सेल जो होती हैं वो पहचान लेती हैं। अब ये जो सेल होती हैं वो कैसे पहचान लेती हैं कि हमारे अंदर कोई भी बाहर की चीज़ आ गई है, कोई भी बेकार चीज़ आ गई है। तो हमने यहाँ पे ना कल पढ़ा था कि जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ठीक है, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं ये कहाँ पर अटैच होते हैं, सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं। और ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या होता है, ग्लाइको का मतलब मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट, याद रख लिया करो, और प्रोटीन का मतलब तो प्रोटीन है ही। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन में भी दो चीज़ें हैं ना, एक प्रोटीन होगी और प्रोटीन के ऊपर ऐसे ऐसे कार्बोहाइड्रेट की चेन होती है, ठीक है। तो इन दोनों पोर्शन में से भी ये जो कार्बोहाइड्रेट की चेन होती है ना, ये वाली जो चेन है ये चेन पहचानती है, ये चेन पहचानने का काम करती है जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बेकार चीज़ जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आई होप आपको। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो कौन सा हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट पोर्शन ग्लाइकोप्रोटीन का। याद रखिएगा यहाँ पर थर्ड जो ऑप्शन है उसके अंदर दिया हुआ है प्रोटीन पोर्शन, मतलब ये वाला पोर्शन, तो ये वाला नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ये जो कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन होता है, जो ग्लाइको वाला पोर्शन होता है, ये पहचानता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं, मेम्ब्रेन्स कहाँ पर पाई जाती हैं। तो देखिए ये तो आप आसानी से पता लगा लेंगे कि जितने भी सेल के ऑर्गेनेल होते हैं मोस्टली सब में पाई ही जाती है ये मेम्ब्रेन, है ना। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, झिल्ली, मतलब कोई भी ऐसी वाली लेयर
तो ये देखो कहाँ पाई जाती है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, तो हाँ बिल्कुल पाई जाती है। साइटोप्लाज्म के बाहर वाले लेयर को ही तो हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेकंड है माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो जबकि दो दो पाई जाती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, ऐसे ऐसे इनफोल्ड भी होते हैं एक लेयर के, तो है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो दो दो होती हैं। क्लोरोप्लास्ट में होती है, हाँ जी बिल्कुल, क्लोरोप्लास्ट में भी होती है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वही ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन आर। कैरियर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, अभी जो हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि यहाँ पर अगर ये हमारा मेम्ब्रेन है और किसी भी चीज़ को यहाँ से इधर की तरफ जाना है, तो कई बार क्या होता है, यहाँ पर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है मेम्ब्रेन के अंदर ही, ये क्या करता है, इसको अपनी पिद्दी पे बिठाता है, अपनी पीठ पे बिठाता है और इधर आके छोड़ देता है, ठीक है। तो ये इसी मॉलिक्यूल के बारे में ही यहाँ पे बात हो रही है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कैरियर मॉलिक्यूल। कैरियर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, कैरियर मॉलिक्यूल का मतलब होता है वाहक अणु, ठीक है, जो वाहक की तरह काम करे। तो ये किसका बना होता है, मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि ये बना हुआ होता है प्रोटीन का, इसको हम प्रोटीन मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कि ये प्रोटीनेशियस होता है, मतलब प्रोटीन का बना हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट मेम्ब्रेन जो होती हैं वो बनी हुई होती हैं, ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन जो होती हैं वो बनी हुई होती हैं, किसकी बनी हुई होती हैं, तो देखिए जितनी भी यूनिट मेम्ब्रेन है, यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ, एक मेम्ब्रेन, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो, ठीक है, चाहे वो लाइसोसोम का मेम्ब्रेन हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का मेम्ब्रेन हो जिसमें एक मेम्ब्रेन होता है, वो बना हुआ होता है। किसका बना होता है, सेल मेम्ब्रेन का भी अगर आपको पता है, हमने कल इतने सारे क्वेश्चंस करे थे उसके, तो भी आप इजीली इसको कर लेंगे, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो भी तो यूनिट मेम्ब्रेन ही होता है। तो यूनिट मेम्ब्रेन किसका बना होता है, फॉस्फोप्रोटीन का, ठीक है। फॉस्फोप्रोटीन का मतलब क्या हुआ कि एक फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है और उसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉलिक्यूल पास इजीली थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन। कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल जो होता है जो इजीली सेल मेम्ब्रेन के आर पार जा सकता है, ठीक है, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है। जैसे ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है और ये जो सेल मेम्ब्रेन है किसका बना होता है, देखो फॉस्फोप्रोटीन का बना होता है, या हम बोल सकते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। ये बाइलेयर मतलब दो लेयर होती हैं, ठीक है, फॉस्फोलिपिड की। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा ये लिपिड की बनी हुई होती है। तो लिपिड जो होता है वो कैसे नेचर का होता है, लिपिड होता है हाइड्रोफोबिक नेचर का। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर में अघुलनशील, हाइड्रोफोबिक वाटर में अघुलनशील होते हैं ना, जितने भी लिपिड होते हैं, जितने भी फैट होते हैं या जितने भी ऑयल होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबलाइज होते ही नहीं है, घुलनशील होते ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको ये चीज़ क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो आपको इस आंसर को पढ़ने तक की जरूरत नहीं है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है मेम्ब्रेन, और लिपिड का मतलब होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है। अगर ये हाइड्रोफोबिक है मतलब यहाँ से हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल ही पास हो सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि हाइड्रोफोबिक कोई भी मॉलिक्यूल है और वो बड़े साइज का हो तो वो पास हो सकता है, तो देखो ऐसा भी नहीं हो सकता। दो क्वालिटी होनी चाहिए यहाँ से पास होने के लिए, एक तो हाइड्रोफोबिक होना चाहिए और दूसरा उसका साइज बहुत कम होना चाहिए, ठीक है, छोटे साइज का होना चाहिए, स्मॉल साइज का होना चाहिए, तब वो यहाँ से पार हो सकता है। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि स्मॉल भी होना चाहिए और हाइड्रोफोबिक भी होना चाहिए। अगर छोटा हुआ और हाइड्रोफोबिक नहीं हुआ तो भी नहीं पार होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लिपिड की लेयर है ना, और लिपिड तो पानी का कितना भी छोटा मॉलिक्यूल हो उसको पार होने ही नहीं देगा, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक भी होना चाहिए और साइज भी कम होना चाहिए, दोनों की दोनों प्रॉपर्टी ही होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेनी टाइम्स, कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, वही फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बार बार बता रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। तो इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो बार बार उसके थ्रू जा सकता है या बार बार क्रॉस कर सकता है, मतलब इधर आया फिर इधर आ सकता है, फिर इधर जा सकता है, फिर इधर आ सकता है, कई बार आ जा सकता है। तो कौन सा मॉलिक्यूल हो सकता है, ऐसा जो मॉलिक्यूल होगा वो होता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसके नाम से ही समझ आ रहा है, ट्रांस का मतलब क्या होता है, जो पार चला जाए, और मेम्ब्रेन का मतलब मेम्ब्रेन, तो जो मेम्ब्रेन के पार चला जाए मतलब ट्रांस हो जाए मेम्ब्रेन से,
वो ही प्रोटीन बार बार जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रॉन्गेस्ट एडहेसिव जंक्शन इन आवर बॉडी, कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडहेसिव जंक्शन होता है। एडहेसिव जंक्शन का मतलब क्या हुआ, ये दो सेल हैं हमारे पास और ये जो दो सेल हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, यहाँ से ये एक दूसरे से कनेक्ट है, तो ये कनेक्ट है ना, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एडहेसिव जंक्शन बोलते हैं। जहाँ से दो सेल एक दूसरे से चिपक रही हों, उस जंक्शन को बोलते हैं एडहेसिव जंक्शन। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब सबसे ज़्यादा मजबूत जंक्शन कौन सा होता है, तो देखिए जो हेमीडेस्मोसोम होता है ये सबसे ज़्यादा मजबूत जंक्शन होता है, और इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेमीडेस्मोसोम जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जंक्शन बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच इज़ नॉट अ सेल एडहेशन मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग, कि इनमें से हमें पहचानना है कि कौन सा इनमें से एडहेशन मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है वो लिख रहा है प्लाज्मोडेस्माटा, तो हाँ जी ये तो बिल्कुल नहीं होता है सेल एडहेसिव मॉलिक्यूल। सेकंड है डेस्मोसोम, ये भी नहीं होता है। थर्ड है कैडहेरिन, तो कैडहेरिन तो बहुत अच्छा एडहेसन मॉलिक्यूल होता है, तो ये तो होता है। चलिए तो हमारे पास हमें क्या पूछा है, जो नहीं होता है, तो ये दोनों नहीं होते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है प्रोटीन जो कि कॉज करता है रिजेक्शन ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंदर। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मतलब क्या हुआ, ये एक पर्सन है, इसकी किडनी खराब हो गई है, तो इसको अभी किडनी चाहिए ना, इसको क्या चाहिए, इसको किडनी चाहिए, ठीक है। अब ये किडनी जब भी हम इस पर्सन के अंदर लगाएंगे तो क्या होता है, जब भी कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, कोई भी अंग प्रत्यारोपण होता है, तो जिस भी इंसान के अंदर वो अंग लगाया जाता है ना, उसकी बॉडी उसको ऐसे समझती है कि ये बाहर का कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है। ऐसे सोचती है कि कोई बाहर का मॉलिक्यूल है, कोई बेकार चीज़ है, तो वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, जब भी अंग प्रत्यारोपण होता है, तो डॉक्टर उसको बहुत ज़्यादा उसमें रखते हैं, 1-1.5 महीने तक तो इवन अपने हॉस्पिटल में ही रखते हैं, और उनको ना दवाइयाँ देते रहते हैं ताकि हमारी जो बॉडी है वो उसको फॉरेन मटेरियल की तरह ना ले, बाहर के अणु की तरह ना ले, इसके वजह से उसको इवन दवाइयाँ तक भी देनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ऐसा हमारी बॉडी का ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो भी हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाते हैं या जो भी अंग का प्रत्यारोपण करवाते हैं वो उसको बाहर फेंकने की कोशिश करती है, ऐसा हमारे शरीर की कौन सी चीज़ होती है, ठीक है। तो कौन सी चीज़ होती है, सेल रिकॉग्निशन होता है, क्योंकि सेल रिकॉग्निशन जो होता है वही ही तो पहचानेगा। रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, पहचानना। तो सेल रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वही ही पहचानते हैं, उनको लगता है कि ये कोई भी चीज़ है जो हम बाहर से लगा देते हैं बॉडी के अंदर, उनको लगता है ये बाहर की है, हमारे काम की नहीं है, तो इसीलिए वो पहचान के उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। समझ आ गया होगा आई होप आपको। और आपको ये भी याद रखना है सेल रिकॉग्निशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि जो ग्लाइकोप्रोटीन में जो ग्लाइको वाला पोर्शन होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन होता है, वो काम करता है सेल रिकॉग्निशन की तरह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ ए ल्यूकोसाइट टू द एंडोथेलियम एट साइट ऑफ इंजुरी, कि जब भी कोई भी इंजुरी होती है, देखो जब भी जैसे सपोज करो ये हमारा हाथ है, जैसे सपोज करो ये हमारा हाथ है, और जब भी हमारे हाथ में यहाँ पर चोट लग गई है, ये चोट लग गई है, तो जब भी चोट लगती है ना, यहाँ पर सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं WBC, ठीक है। यानी WBC का मतलब क्या होता है, श्वेत रुधिर कणिकाएं या फिर वाइट ब्लड सेल्स, सबसे पहले ये आते हैं, ठीक है। अब ये जो ल्यूकोसाइट आते हैं ना, इनको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा ल्यूकोसाइट या फिर WBC या फिर वाइट ब्लड सेल्स, सबसे पहले ये यहाँ आकर अटैच होते हैं, और ये जब यहाँ पर आकर अटैच होते हैं तो इनको यहाँ पर अटैच कौन करवाता है, उस प्रोटीन का नाम होता है सेलेक्टिन, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी कोई भी चोट लगती है और वहां पर WBC सबसे पहले आती है, उन WBC को यहाँ पर चिपकवाता कौन है, सेलेक्टिन चिपकवाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच सेल जंक्शन कनेक्ट द सेल टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं सबसे नीचे वाले मेम्ब्रेन को, और ये बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा जंक्शन है जो सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट करता है, यानी ये अगर यहाँ पर सेल हैं,
ये सेल यहाँ पर हैं बहुत सारे, तो ये यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच है ना, यहाँ पर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इससे ये अटैच है, ठीक है। तो इनको यहाँ पर अटैच कौन करवाता है, इनको यहाँ पर अटैच कौन करवाता है, आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, एक तो हेमिडेस्मोसोम और एक फोकल एडहेशन, ये दोनों ही चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर इस सेल को चिपकवाती हैं, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा, हेमिडेस्मोसोम एंड फोकल एडहेशन, ठीक है। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी बोथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इनमें से कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है, मतलब ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसको सुसाइडल बैग बोलते हैं, ठीक है। तो सुसाइडल बैग हम किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं लाइसोसोम को, क्योंकि लाइसोसोम के पास जो भी चीज़ जाती है ना वो मर जाती है, किल हो जाती है, ठीक है, कोई भी चीज़। इसीलिए तो लाइसोसोम जो होते हैं इसके अंदर बहुत सारे ना एंजाइम्स भरे होते हैं, और ये एंजाइम क्या करते हैं, इनके पास जो भी चीज़ गई ये उसको ख़त्म कर देते हैं, एकदम ख़त्म कर देते हैं। तो ये अच्छी चीज़ भी होती है लाइसोसोम, क्योंकि जितने भी सेल के वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो बेकार वाले मटेरियल होते हैं, उनको भी यही ही बाहर निकालने का भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ भी होती है, और इनको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं, क्योंकि ये सबको मार डालते हैं जो भी इनके पास चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें क्या सबसे ज़्यादा होता है। ये जो मेम्ब्रेन है लाइसोसोम की मेम्ब्रेन, इसमें सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है, तो देखिए इसमें सियालिक एसिड प्रेजेंट होता है। और एक और चीज़ और याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि ये जो लाइसोसोम होता है ये कैसे नेचर का होता है, तो ये एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। बहुत सारे इसमें एनाबॉलिक एंजाइम होते हैं, उनकी वजह से ये एसिडिक नेचर का होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल लाइसोसोम्स आर एब्सेंट। लाइसोसोम जो होते हैं वो किस में एब्सेंट होते हैं, तो देखो दो सेल्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एक को हम बोलते हैं आरबीसी और एक को हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ब्लड में 3 ही सेल होती हैं, आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं और प्लेटलेट होती हैं, ठीक है। तो उनमें से भी जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज़ आपको पता है। अब देखो यहाँ पर जो आरबीसी होती है ना, उनके अंदर तो लाइसोसोम होते ही नहीं है, एब्सेंट होते हैं, एक भी लाइसोसोम नहीं होता आरबीसीज के अंदर, ठीक है, या रेड ब्लड सेल के अंदर, या जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं या लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, उनके अंदर तो एब्सेंट ही होते हैं लाइसोसोम। लेकिन डब्ल्यूबीसी के पास या डब्ल्यूबीसी के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं डब्ल्यूबीसी के अंदर, या हम बोल सकते हैं सबसे अच्छे जो लाइसोसोम होते हैं ना वो डब्ल्यूबीसी के अंदर होते हैं। उसका रीज़न भी होता है, डब्ल्यूबीसी जो होता है वही ही तो काम करता है हमारी बॉडी से सारी की सारी बेकार चीज़ों को बाहर निकालने का, हमें बीमारियों से बचाने का। तो उसके पास लाइसोसोम होने भी चाहिए, क्योंकि लाइसोसोम की हेल्प से ही तो वो सारी की सारी बेकार चीज़ों को न्यूट्रलाइज करेगा, सारी बेकार चीज़ों को और ज़्यादा बेकार बना के शरीर से बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर होते हैं सबसे ज़्यादा सक्रिय, ठीक है, सबसे ज़्यादा सक्रिय। और जबकि जो आरबीसीज होती हैं उनके अंदर होते ही नहीं हैं, ठीक है, उनके अंदर अनुपस्थित होते ही नहीं हैं। तो ये याद रखिएगा और कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, लाल रुधिर कणिकाओं में नहीं होते हैं और डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं या सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ लाइसोसोम। जो लाइसोसोम होते हैं इनका पीएच कैसा होता है, तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है, याद रखिएगा। लाइसोसोम का पीएच होता है एसिडिक, और ये एसिडिक क्यों होता है ये भी याद रखिएगा। इसलिए होता है क्योंकि जो लाइसोसोम होते हैं इसके अंदर बहुत सारे ये एनाबॉलिक एंजाइम होते हैं, ठीक है, एनाबॉलिक एंजाइम होते हैं बहुत सारे, और एनाबॉलिक एंजाइम जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, इसीलिए लाइसोसोम भी एसिडिक ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसका तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर यूज्ड एज मार्कर फॉर द लाइसोसोम। के मार्कर की तरह कौन यूज होता है लाइसोसोम के, तो देखो जहाँ भी लाइसोसोम की बात आ जाए ना, सबसे पहले तो वहाँ पर मैं एक ट्रिक बताती हूँ, जहाँ पर भी एसिड 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 वाली सारी की सारी चीज़ें याद रख लो लाइसोसोम के लिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो देखो एसिड फॉस्फेटेज है ना, यही वो एंजाइम होता है जो लाइसोसोम की तरह मार्कर का काम करता है, ठीक है। मार्कर का मतलब क्या हो गया, लाइसोसोम कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, अगर हमें उन्हें पहचानना है, हमें जानना है,
तो हमें मार्कर्स का यूज़ करना पड़ता है। अगर हमें किसी भी सेल के अंदर लाइसोसोम का पता करना है कि कहाँ है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एसिड फॉस्फेटेज को यूज़ करेंगे। इसीलिए एसिड फॉस्फेटेज मार्कर हो गया लाइसोसोम को पहचानने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक आर यूज्ड इन आइसोलेशन ऑफ लाइपोसोमल फ्रैक्शन, कि इनमें से वो कौन सी टेक्निक है जो यूज होती है लाइपोसोम के फ्रैक्शन को, यानी जिस भी पोर्शन में लाइपोसोम है उसको वहां से अलग करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए या अलग करने के लिए। ठीक है, तो जो टेक्निक है उसको हम बोलते हैं सुक्रोज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफुगेशन। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगर आप याद वैसे करना चाहते हैं तो ट्रिक के थ्रू याद कर लीजिएगा। SDGC बोलते हैं इस मेथड को। ठीक है, SDGC बोलते हैं। S से हो गया सुक्रोज, D से हो गया डेंसिटी, G से हो गया ग्रेडियंट और C से हो गया सेंट्रीफुगेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ लाइपोसोम। जो लाइपोसोम होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ये अपने आप ही, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन कर देना या तोड़ देना। ठीक है, तो लाइसोसोम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को तोड़ देते हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल तोड़ देते हैं, ये तो सही बात है। सेकेंड है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी, फेजी जहाँ पर भी आ जाता है उसका मतलब होता है खाना। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ये किसी भी चीज़ को खा जाते हैं। जैसे ये लाइपोसोम है, ये लाइसोसोम है, अगर इसके पास कोई भी चीज़ आएगी तो ये इसको खा जाएंगे, अपने अंदर समा लेंगे। तो हाँ जी, ये भी करते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ इनके पास आती है उसको खा जाते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और थर्ड है कि उसका डाइजेशन कर देते हैं, यानी उसका पाचन कर देते हैं। तो बिल्कुल कर देते हैं, इनके अंदर तो होते ही बहुत सारे एंजाइम है लाइसोसोम के अंदर। तो जैसे कोई चीज़ अंदर जाएगी उसका पाचन हो जाएगा। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द एसिडिक पीएच ऑफ लाइसोसोम, कि जो लाइसोसोम होते हैं उनका एसिडिक पीएच होता है, ये तो हमें पता है, लेकिन क्यों होता है एसिडिक पीएच। तो ये क्वेश्चन भी मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बहुत सारे एनाबॉलिक एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट, जैसे ये सारे के सारे एंजाइम्स हैं, इनकी वजह से ही इसका पीएच होता है एसिडिक। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, किस में इन्वॉल्व होते हैं लाइसोसोम। फर्स्ट ऑप्शन है डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, यानी पाचन में इन्वॉल्व होते हैं। तो देखो ये पाचन कर देते हैं कोई भी चीज़ अगर इनके अंदर आती है, पर हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि पाचन में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि पाचन का मतलब हो जाता है हमारे खाने के पाचन से। तो खाने के पाचन से तो इसका कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, अगर ऐसे होता कि अगर इसके अंदर कोई भी चीज़ आए तो उसका ये पाचन कर देते हैं, तो वहाँ पर तो ठीक होता डाइजेशन, पर यहाँ पर ये ऑप्शन ठीक नहीं रहेगा। सेकेंड ऑप्शन है इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन करते हैं, मतलब यहाँ पर सेल के अंदर कोई भी चीज़ आई तो उसका डाइजेशन कर देंगे। तो हाँ, बिल्कुल कर देंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन है कि बोथ इंट्रासेल्यूलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, सॉरी ये डी ऑप्शन था, सी ऑप्शन रह गया। सी ऑप्शन है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कर देते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब क्या हुआ, जो सेल के बाहर चीज़ें होती हैं क्या उनका भी डाइजेशन कर देते हैं। तो हाँ जी, उनका भी डाइजेशन कर देते हैं। डी ऑप्शन है दोनों का कर देते हैं, इंट्रा सेल्यूलर का भी मतलब सेल के अंदर वाली चीज़ों का भी, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के बाहर वाली चीज़ों का भी। तो हाँ, दोनों का कर देते हैं, कोशिका के अंदर वाली चीज़ का भी और कोशिका के बाहर वाली चीज़ का भी। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पेरी न्यूक्लियर डेंस बॉडी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो टर्म है, पहले इनका मतलब जानते हैं। इन तीनों टर्म का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर तो ये सीधा सा पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है, ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसको पेरी न्यूक्लियर डेंस बॉडी बोलते हैं। तो देखिए ये है हमारे पास सेल और ये है हमारे पास न्यूक्लियस। तो ये बोल रहा है पेरी न्यूक्लियर। पेरी न्यूक्लियर का मतलब क्या हुआ, जो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट हो चीज़ वो। उसके बाद में है डेंस बॉडी हो। डेंस बॉडी का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भरी हो, अंदर बहुत ज़्यादा डेंस हो, बहुत ज़्यादा घनत्व हो जिसके अंदर। तो ऐसा किसके साथ होता है, ऐसा तो लाइसोसोम के साथ ही होता है ना। बहुत सारे उसके अंदर एनाबॉलिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, इवन बहुत सारे, और ये न्यूक्लियस के बाहर भी प्रेजेंट होता है। इसीलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेनिंग टेक्निक आर यूज टू लोकेट द लाइसोसोम। अगर आप चाहते हैं, आपके पास ये सेल है, ये आपके पास एक सेल है
और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस भी होगा, इसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी होगा, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, राइबोसोम भी अटैच होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, बहुत सारी चीज़ें होंगी इसके अंदर। और इसके अंदर और क्या होगा, इसके अंदर और एक और चीज़ होगी, लाइसोसोम, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर आपको इस लाइसोसोम का पता लगाना है, ये लाइसोसोम कहाँ पर है या हमारे सेल के अंदर है भी या नहीं है, जैसे आरबीसीज के अंदर नहीं होता है, लाल रुधिर कणिकाओं के अंदर नहीं होता है, तो कैसे पता चला होगा। तो देखो ये गैमोरी स्टेन जो होता है ना, ये गैमोरी स्टेन को हम यूज़ करते हैं लाइसोसोम का पता लगाने के लिए। ये जो गैमोरी स्टेन होता है ये लाइसोसोम का कलर कर देता है लाइसोसोम के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ लाइसोसोम के ऊपर, और किसी चीज़ के ऊपर नहीं करता है। तो अगर कलर आ जाता है हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर लाइसोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा गैमोरी स्टेन से पता लगाते हैं लाइसोसोम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल आर कंपोनेंट ऑफ लाइसोसोम, इनमें से कौन सा ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो लाइसोसोम के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉस्फेट एस्टर और न्यूक्लिएजेस होते हैं ना, ये होते हैं लाइसोसोम के मेन बायोमोलिक्यूल, ठीक है। फिर ये फॉस्फेट एस्टर है ना, ये एस्टर भी एसिड से ही बनते हैं, आपको इतना तो पता ही होगा। और जहाँ पर भी एंजाइम आ जाए, तो देखो एंजाइम तो बहुत सारे प्रेजेंट होते ही हैं लाइसोसोम के अंदर, तो न्यूक्लियसेस जो हैं वो क्या है, एंजाइम ही तो हैं, जिसके भी लास्ट में लिखा होता है ASE, वो सारे के सारे एंजाइम ही होते हैं ना, तो ये एंजाइम हो गया। एंजाइम भी है इसके अंदर और एसिड भी है, एस्टर का मतलब भी तो वो ही होता है, एसिड ही होता है, एसिड और एल्कोहल से ही तो बनते हैं एस्टर, ठीक है। तो मतलब ये भी एसिड ही होगा। तो यहाँ पर आपको समझ जाना चाहिए कि जो सी ऑप्शन है फॉस्फेट एस्टर्स एंड न्यूक्लियसेस, ये होते हैं लाइसोसोम के मेन बायोमोलिक्यूल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई लाइसोसोम आर कंसिडर्ड एज गार्बेज ट्रक ऑफ सेल, इनको जो कचरे का ट्रक बोलते हैं, क्यों बोलते हैं कचरे का ट्रक लाइसोसोम को। तो देखिए लाइसोसोम जो होते हैं ये एक्चुअल में करते क्या हैं, जैसे ये आपके पास सेल है, इसके अंदर ये लाइसोसोम है, और आपकी सेल के अंदर है ना ये बहुत गंदे गंदे से कुछ पार्टिकल बन गए हैं, कुछ गंदे गंदे से मेटाबोलाइट बन गए हैं। तो ये लाइसोसोम क्या करेगा, इन सारे पार्टिकल को अपने अंदर भरेगा और इनको छोड़ देगा बाहर, सारे के सारे पार्टिकल को, ठीक है। तो इतनी चीज आपको समझ आई, क्या करते हैं ये अंदर से, सेल के अंदर से कचरे को भरते हैं, कचरे का मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उनको, तो वेस्ट प्रोडक्ट को भरेंगे यहाँ से अपने अंदर और बाहर छोड़ देते हैं। तो इसमें अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट है बिकॉज दे ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन टू सेल, ऑर्गेनेल तो नहीं, ये तो नहीं होगा। इसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन है वो है बिकॉज दे पंप मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल, तो ये तो गलती हो जाएगा, ये तो बोल रहे हैं बाहर से अंदर की तरफ भर देते हैं, तो भैया बाहर से अंदर क्या सेल को खराब कराना है हमें, तो ये वाला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा बिल्कुल। सी ऑप्शन है बिकॉज दे ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अदर, कि एक सेल से दूसरी सेल में पहुंचाते हैं, तो नहीं दूसरी सेल में थोड़ी हमें पहुंचाना है कचरे को, ठीक है। डी ऑप्शन है बिकॉज दे रिमूव ऑल अनवांटेड सेल्यूलर मटेरियल, कि जितने भी अनचाहे सेल के मटेरियल होते हैं, सेल के प्रोडक्ट होते हैं, उनको ये रिमूव करता है, ठीक है, उनको ये क्या करता है, हटा देता है सेल से। तो इसीलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम दैट ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम का मतलब जो पाचन कर दें, जो डाइजेशन कर दें, और डाइजेशन के बाद क्या करते हैं, ये जो बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, जो जटिल अणु होते हैं, उनका ब्रेक डाउन कर देते हैं, मतलब उनको तोड़ देते हैं। जैसे ये बड़ा सा मॉलिक्यूल है और ये हमारे सेल को अगर खराब कर रहा है, सेल के अंदर है, सेल को खराब कर रहा है, तो जो लाइसोसोम है ये क्या करते हैं, ये जो पार्टिकल है बड़ा सा, इसको बहुत छोटे 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 पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं और इन पार्टिकल को निकाल देते हैं सेल से बाहर, ठीक है। तो कौन करता है ऐसे, लाइसोसोम करते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कंटेन मोस्ट एक्टिव लाइसोसोम। तो ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आरबीसी होती हैं उनमें तो होता ही नहीं है, इनमें तो एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अच्छे या सबसे ज़्यादा एक्टिव कहाँ पर होते हैं, WBC के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाइट ब्लड सेल जो है ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। लाइसोसोम जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, लाइसोसोम किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ये ऑप्शन है। तो फर्स्ट है सिक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो हाँ जी सिक्रीशन में बिल्कुल इन्वॉल्व होते हैं। सेल के बाहर से अगर कोई जा रहा है, कोई भी वेस्ट चीज़ जा रही है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम सिक्रीशन बोलते हैं, या इसको ही हम बोलते हैं स्राव, ठीक है, स्राव, ठीक है। तो इसीलिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वही ही हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिसीज कॉज्ड बाय लाइसोसोम माल फंक्शन की, लाइसोसोम के माल फंक्शन से यानी खराबी होने से कौन सी बीमारी हो जाती है। अगर हमारा लाइसोसोम खराब हो गया तो देखो सेल से जितनी भी बेकार चीज़ें हैं ना वो बाहर ही नहीं जा पाएंगी, तो उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एस्पार्टिल ग्लूकोसामिन यूरिया, ठीक है, एस्पार्टिल ग्लूकोसामिन यूरिया बोलते हैं। डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम जो होते हैं वो पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लाइसोसोम जो हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, ऑफन फाउंड इन मतलब अक्सर पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, WBC के अंदर पाए जाते हैं, और WBC का ही दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट, मतलब सफ़ेद रुधिर कणिकाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम्स जो होते हैं, जो लाइसोसोम होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल होते हैं जो अराइज होते हैं, मतलब जो उत्पन्न होते हैं। लाइसोसोम जो होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड मतलब एक मेम्ब्रेन भी होती है इनके ऊपर, ये है लाइसोसोम। और ये बनते कहाँ से हैं, अराइज कहाँ से होते हैं, तो देखो जो गोल्गी एपरेटस होता है ना, ये बहुत सारी चीज़ें बनाता है हमारे सेल के अंदर, उनमें से एक चीज़ लाइसोसोम भी है। इवन जो बहुत सारे ब्लड सेल्स भी होते हैं उनको भी गोल्गी एपरेटस ही बनाते हैं, तो गोल्गी एपरेटस जो होते हैं यही ही बनाते हैं लाइसोसोम को, ठीक है, याद रखिएगा गोल्गी एपरेटस बनाते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू लाइसोसोम ओरिजिनेट, कि जो लाइसोसोम होते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है। अभी आपको ये तो समझ आ गया कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बनते हैं या ये गोल्गी बॉडी से बनते हैं, लेकिन गोल्गी बॉडी से भी कैसे ओरिजिनेट होते हैं, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। तो देखो साइटोप्लाज्म से तो बनते ही नहीं है, इतना तो हमें पता ही है कि गोल्गी एपरेटस से बनते हैं या गोल्गी बॉडी से बनते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से, तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से भी नहीं बनते हैं। थर्ड ऑप्शन है बडिंग ऑफ हो जाते हैं। बडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक कोई भी चीज़ है और यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसे टूट जाए, अब दोबारा में क्या हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं बडिंग ऑफ, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन है बडिंग ऑफ करके मेम्ब्रेन ऑफ ट्रांस गोल्गी नेटवर्क्स के, कि जो ट्रांस गोल्गी नेटवर्क होता है वहाँ से इनकी बडिंग ऑफ हो जाती है। जैसे सपोज करो ये है ट्रांस गोल्गी नेटवर्क और यहाँ पर ये लाइसोसोम बन गया। अभी क्या होगा, ये लाइसोसोम बाहर आ जाएगा और तीसरे स्टेप में क्या होगा, ये लाइसोसोम टूट के गिर जाएगा। तो ये ऐसे बनते हैं, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइटोप्लाज्मिक फेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इक्विवेलेंट टू, ये जो साइटोप्लाज्मिक फेस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जैसे ये अगर हमारे पास में सेल है, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और आपको पता होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, बहुत ऐसे पाइप की तरह का स्ट्रक्चर होता है ना। तो ये बोल रहे हैं कि जो इसका फेस होता है, ठीक है, वो कितना बड़ा होता है या किसके बराबर होता है। तो देखिए जो हमारे पास मेम्ब्रेन भी होती है, ये भी दो टाइप की होती है ना मेम्ब्रेन, या इसके दो सरफेस हो गए ना, ये वाला सरफेस कौन सा हो गया, इनर सरफेस, और ऊपर वाला सरफेस कौन सा हो गया, आउटर सरफेस, ठीक है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, ये इतना बड़ा होता है कि जो पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन है, इसका जो अंदर वाला पार्ट है, जो अंदर वाला फेस है, इतनी बड़ी होती है ये, ठीक है, क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा कि जो साइटोप्लाज्मिक फेस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो बराबर होता है जो इनर सरफेस होती है सेल मेम्ब्रेन की, उससे। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेल ऑर्गेनेल्स यूज्ड बाय कोरोना वायरस टू एग्जिस्ट इन्फेक्टेड सेल, कि हमें इनमें से उस कोशिकांग का नाम बताना है या उस कोशिकांग को बताना है जिसको कोरोना वायरस ने यूज़ किया था इन्फेक्ट सेल बनाने के लिए। तो ठीक है, कोरोना वायरस जो था इसने लाइसोसोम को ही यूज़ किया था, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है ये, तो ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि कोरोना वायरस ने भी लाइसोसोम को ही
ही यूज़ किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइऑक्सीसोम इज मोस्ट एबंडेंट इन प्लांट, कि जो ग्लाइऑक्सीसोम होते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं। तो देखो जो ग्लाइऑक्सीसोम होते हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट के अंदर, क्योंकि प्लांट के अंदर जब भी वो अपने प्राइमरी मेटाबोलाइट बनाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट बनाता है, तो वो किसके थ्रू बनाता है, इस ग्लाइऑक्सीसोम को ही यूज़ करके बनाता है। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं, ये सबसे ज़्यादा होते हैं सीडलिंग के अंदर। सीडलिंग हम किसको बोलते हैं, जब कोई भी प्लांट होता है, जब कोई भी सीड होता है और इस सीड के अंदर से जब थोड़ा सा ऐसे अंकुरित हो जाता है ना, ये थोड़ा सा एक इसका शूट निकलना स्टार्ट होता है, उसको ही हम बोलते हैं सीडलिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ ग्लाइऑक्सीसोम। जो ग्लाइऑक्सीसोम होता है इसकी प्राइमरी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब भी प्लांट को अपना फूड बनाने की ज़रूरत होती है तो ग्लाइऑक्सीसोम को ही यूज़ करता है। और जो ग्लाइऑक्सीसोम होता है ना, इसके अंदर फैटी मटेरियल होता है बहुत ज़्यादा। तो क्या करता है ये जो ग्लाइऑक्सीसोम होता है, ये क्या करता है, जो भी फैटी एसिड्स होते हैं उनका कन्वर्जन कर देता है कार्बोहाइड्रेट में। और कार्बोहाइड्रेट जो है ये क्या है, ये फूड है प्लांट का। प्लांट इन्हीं को ही तो यूज़ करेगा अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। चलिए तो ये आज के क्वेश्चंस इतने ही थे। यूनिट फर्स्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे करवा दिए हैं मैंने, यहीं से ही आएंगे, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है नहीं ज़्यादा, ठीक है। मतलब इवन 80% क्वेश्चंस तो यहीं से ही आ जाएंगे, इतना तो मैं बोल ही सकती हूँ। तो यूनिट फर्स्ट आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, सपोर्ट कर लीजिएगा। और अगर आपको लगी है इन्फॉर्मेटिव तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके फ्रेंड्स को भी इसकी ज़रूरत हो। थैंक यू।